Hello students, very good morning all of you. In this current lecture we are going to start unit number 3rd, that is water requirement of crops. This is lecture number 1st of unit 3rd, that is water requirement of crops. In this particular lecture we will cover first the basic syllabus, the syllabus of unit number 3rd, and after that I will cover some topics of unit 3rd. Okay, so आप सभी का हमारे YouTube चैनल सिविल इंजीनियरिंग गुरुकुल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस लेक्चर में हम यूनिट नंबर 3rd जो वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप है, जिसका लेक्चर नंबर 1st है, उसमें हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3rd के सिलेबस एंड उसके कुछ टॉपिक्स को। ओके, सो बने रहिएगा हमारे चैनल के, हमारे जो सिलेबस है, हमारा जो लेक्चर है, इसके लास्ट तक। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर्स। ओके, सो एज यू सीन हियर ऑन स्क्रीन बोर्ड, दिस चैप्टर इज वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स. Chapter is what? Water requirement of crops. Okay, you have to cover the following topics in this particular lecture, so in this particular syllabus: cropping seasons and crop in Maharashtra, definitions of following crop periods, base period, duty, delta, type of duty, factor affecting duty, relation between duty, delta and base periods, definitions, CCA, GCA, IA, intensity of irrigation, time factor, capacity factor, problem on water requirement and capacity of canal, modified Neyman's method, assessment of irrigation's water. So these are the topic of unit number 3rd, that is water requirement of crops. So this lecture is very important in various disciplines, because in this particular lecture we'll cover the very most important part of irrigation engineering. So students, आज के लेक्चर कई मायनों में इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट नंबर 3rd के बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म्स जो कि इरिगेशन इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होते हैं और जिसका बार बार यूज़ किया जाता है, जैसे कि CCA, GCA, IA, टाइम फैक्टर, कैपेसिटी फैक्टर, ये सब का यूज़ हम बराबर करते हैं जब भी हम इरिगेशन इंजीनियरिंग के रिगार्डिंग जब डील करते हैं, तो इसलिए आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे क्रॉपिंग सीजन एंड क्रॉप इन महाराष्ट्र। क्या क्या कवर करेंगे? क्रॉपिंग सीजन एंड क्रॉप इन महाराष्ट्र, डेफिनेशन ऑफ क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड एंड डेफिनेशन ऑफ ड्यूटी, डेल्टा, factors affecting duty and so many terms which is associated with this चैप्टर। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें हम लोग CCA और GCA के बारे में भी कवर करेंगे और कैपेसिटी फैक्टर, टाइम फैक्टर्स, इन सारे के डेफिनेशंस के बारे में कवर करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप्स क्या होता है। ओके, सो देखिए, जो हमारा क्रॉप्स होता है, क्रॉप्स के उसके फुल नरिशमेंट के लिए, क्रॉप्स को क्या करने के लिए, मैच्योर होने के लिए, मतलब क्रॉप्स का जो ग्रोथ है उसको क्या होने के लिए क्रॉप्स में या प्लांट्स में वाटर की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर एक प्लांट के लिए सेम वाटर की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है कि किसी प्लांट में या किसी भी क्रॉप्स है उसमें वाटर की ज़रूरत ज़्यादा हो सकता है कि किसी भी क्रॉप्स में वाटर की ज़रूरत कम हो। ठीक है, ये डिपेंड करेगा क्रॉप बाई क्रॉप। जैसे कि आप सभी देखते होंगे कि जो राइस का पौधा होता है, यानी जो धान का पौधा होता है, और जो हमारा वेट का पौधा होता है, यानी गेहूँ का पौधा होता है, दोनों में वाटर का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है। मतलब राइस में अगर पानी लगता है और सगर कैन है, या इसके अलावा सगर कैन मतलब होता है गन्ना, या इसके अलावा वेट की बात कर ले, या इसके अलावा पल्सेस की बात कर ले, तो देखो पल्सेस में पानी की कोई ज़रूरत नहीं होती है, जबकि वेट और राइस में पानी की ज़रूरत पड़ती है, शुगर कैन में भी पानी की ज़रूरत पड़ती है, या इसके अलावा और भी क्रॉप्स है, सभी का अपना वाटर का रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है ना। जैसे आप सभी बच्चे पढ़ रहे हैं, किसी बच्चे को जल्दी समझ में आता है, किसी बच्चे को थोड़ा लेट से समझ में आता है,
मतलब हर बच्चे का रिक्वायरमेंट अलग अलग है, कोई बच्चा पहले से ही समझ ले रहा है। तो कहने का मतलब है कि हमारा जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स का भी वाटर के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, ये कांस्टेंट नहीं है सभी के लिए। ऐसा नहीं कर सकते कि जितना राइस को पानी लगेगा उतना ही वेट का लगेगा, उतना ही शुगर कैन यानी कि गन्ना को लगेगा, सबका अलग अलग है। ओके, सो जो भी पानी का रिक्वायरमेंट्स है, जो भी पानी की ज़रूरत है क्रॉप्स को यानी कि प्लांट्स को, उसके प्रॉपर नूरिशमेंट के लिए उसे ही हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ पे है different crops grows in different season and crop requires different quantity of water from time it's sown till its maturity water। ओके, देखिए from its sown कहने का मतलब है जब इसे हम बोते हैं खेतों में, उसके बाद till its maturity तक, उसके पूरा बड़े होने तक water requirements may vary with different crops at different places of the country which depends upon climate, type of soil, ऑफ कल्टिवेशन, प्रोसेस ऑफ कल्टिवेशन एंड रेनफॉल। ये किस किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा कि जो हमारा लैंड्स है वो कहाँ पे है, हो सकता है ड्राई वेदर कंडीशंस में है या फिर किस जगह पे है, इसके अलावा क्लाइमेट्स वहाँ का कहाँ पे है, ड्राई वेदर है या वहाँ पे रेनफॉल हो रहा है, मतलब किस टाइप का क्लाइमेट है, टाइप ऑफ सॉइल पे भी डिपेंड करेगा, उसके अलावा कल्टीवेशन पे भी डिपेंड करेगा, उसके अलावा रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा। ये सारी चीज़ें हैं जिस पे क्या होगा, हमारा जो वाटर का ये नीड्स है डिपेंड्स करेगा। तो आप लोग कह सकते हैं कि जो भी हमारा क्रॉप्स है उसके जो उसके बोने से, उसके सोन काटने से, उसके पूरा मैच्योर होने तक जो भी वाटर का रिक्वायरमेंट्स होता है उसे हम लोग वाटर रिक्वायरमेंट्स कहते हैं। ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ सॉइल पे, वहाँ के क्लाइमेट्स पे यानी वहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है उस पे, या इसके अलावा जो टाइप ऑफ सॉइल है, मैंने बताया था लोमी सॉइल जो होता है सबसे अच्छा सॉइल होता है इरीगेशंस के लिए, क्योंकि इसमें वाटर रिटेंटिविटी कैपेसिटी अच्छा होता है और उसके अलावा क्या करता है, ये प्रॉपर वे में फर्टिलिटी प्रोवाइड करता है सॉइल्स को, है ना, ठीक है। और इसके अलावा प्रोसेस ऑफ कल्टीवेशन पे भी डिपेंड करेगा और वहाँ के आसपास के जो एरिया वहाँ पे रेनफॉल पे भी डिपेंड करेगा, वहाँ पे बारिश होती है या नहीं होती है ना। तो इन सारी चीज़ों पे हमारा जो है पानी का क्या होगा, रिक्वायरमेंट, ज़रूरत या पानी की जो ज़रूरत है वो डिपेंड करेगा, ठीक है। तो मुझे लगता है कि वाटर रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग में आपको समझ में आ गया होगा। सो इन सिंपल वर्ड्स, जो भी वाटर, जो भी क्रॉप्स है या जो भी प्लांट्स है उसमें उसके प्रॉपर सोनिंग से लेकर, सोन मतलब होता है बोना क्रॉप्स को, उसके सोन से लेकर के उसके पूरे मैच्योरिटी तक, पूरे बड़े होने तक जो भी उसमें पानी की ज़रूरत है दैट इज़ कॉल्ड वाटर रिक्वायरमेंट एंड इट डिपेंड्स अपॉन टाइप ऑफ सॉइल, मिट्टी का किस तरीके का प्रकार है, टाइप ऑफ क्लाइमेट्स, वहाँ का क्लाइमेट किस तरीके का है, ड्राई क्लाइमेट्स है या वेटी क्लाइमेट्स है, ह्यूमिड्स है, किस तरह के क्लाइमेट्स है, मेथड ऑफ कल्टीवेशंस यानी खेती का क्या तरीका है, इसके अलावा रेनफॉल, मान लो कि रेनफॉल किस एरिया में हो रहा है तो वहाँ पे हमें पानी की ज़रूरत कम पड़ेगी, या रेनफॉल नहीं हो रहा है तो वहाँ पे पानी की ज़रूरत बहुत ज़्यादा पड़ेगी। सो दैट इज़ वाटर रिक्वायरमेंट्स। आई थिंक यू ऑल गॉट इट। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो इम्पॉर्टेंट सब टॉपिक है उसको देख लेते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पे क्रॉपिंग सीजन एंड क्रॉप इन महाराष्ट्र है। सो मैं आपको बहुत ही अच्छे एग्जांपल दे रहा हूँ। अभी देखिए जो हमारा सीज़न चल रहा है, आप सभी देख रहे होंगे घरों में, अपने आसपास में जहाँ भी होंगे, अभी क्या हो रहा है, राइस का पौधा जो है लग रहा है, यानी राइस, ठीक है। नहीं सुनते हो अभी आप लोग कि ये कौन सा सीज़न है, खरीफ सीज़न है, नहीं बोलते कि यार खरीफ फसल का मतलब ये कटाई हो रहा है, खरीफ फसल बोया जा रहा है, मीन्स व्हाट। अभी आपको मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूँ कि अभी जो सीज़न चल रहा है, ये सीज़न जो चल रहा है खरीफ का सीज़न चल रहा है। अब इसका सीज़न कब से कब तक का होता है, ठीक है। देखिए क्रॉपिंग सीज़न मतलब होता है कि जो भी क्रॉप्स हम खेतों में लगाते हैं, जो भी क्रॉप्स हम बोते हैं खेतों में, उसका जो सीज़न होता है, और इस हर प्लांट्स का, हर क्रॉप्स का अलग अलग सीज़न है। देखते हैं कि जो हमारा राइस होता है यानी गेहूँ, सॉरी धान का जो पौधा होता है वो अलग सीज़न में लगाया जाता है, गेहूँ का लगाया जाता है अलग सीज़न में, दलहन का अलग सीज़न में लगाया जाता है। मतलब एक हर एक पर्टिकुलर प्लांट का एक सीज़न है, उस सीज़न में लगाया जाता है। ओके, सो उसी को हम लोग क्रॉपिंग सीज़न कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्रॉपिंग सीज़न से हम बात कर लेते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट जो हमारा क्रॉपिंग सीजन्स है इसकी हम बात कर लेते हैं। तो क्रॉपिंग सीजन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हैं सीरियल नंबर, सीजन्स, पीरियड्स, बेस पीरियड, वेदर, कॉमन क्रॉप्स, ठीक है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं खरीफ की, ठीक है। तो खरीफ सीज़न का जो टाइम होता है वो 15 जून से लेकर के 15 अक्टूबर तक का होता है। सो याद रखिएगा, कहीं कहीं जुलाई से अक्टूबर भी देता है, तो आप सिंपली याद रखिएगा जून टू अक्टूबर, मिड जून टू मिड अक्टूबर जो होता है टाइम होता है खरीफ सीज़न का। जैसे अभी आप लोग राइस का पौधा खेतों में लगा है और ये अक्टूबर में, अक्टूबर लेटेस्ट, अक्टूबर लास्ट तक यहाँ पे क्या होता है, जो क्रॉप्स जो होता है यहाँ पे जो खरीफ फसल होता है वो कट जाता है, ठीक है। इसका बेस पीरियड जो होता है 123 दिन होता है। अब बेस पीरियड्स के क्या समझते हैं, इसे हम आगे डील करेंगे। बेस पीरियड मतलब होता है कि जो प्लांट्स होता है उसको क्या करने से, लगाने से लेकर के उसका हार्वेस्टिंग तक
उसको कितना टाइम लगता है ना, तो उसे हम लोग कहते हैं बेस पीरियड। तो इसका लगभग 123 दिन होता है, मतलब धान का पौधा को लगाने से लेकर के काटने तक का जो टाइम होता है वो 123 दिन होता है। ठीक है, वेदर जो होना चाहिए वार्म या ह्यूमिड है। इसके अलावा आप कॉमन क्रॉप्स कौन कौन से आते हैं, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, खरीफ के अंदर कौन कौन से कॉमन क्रॉप्स आते हैं, तो राइस यानी कि धान, जवार, कॉटन, तूर, ग्राउंडनट, उड़ीद। ठीक है, ये सब जो क्रॉप्स है ये कॉमन क्रॉप्स है खरीफ फसल का, नहीं बोलते हैं ये जो धान है ना खरीफ फसल है। ओके, कॉटन खरीफ फसल है, ग्राउंडनट ये सब खरीफ फसल है। ओके, ग्राउंडनट मतलब व्हाट, ग्राउंडनट मतलब बादाम वगैरह। ठीक है, तो ये सब खरीफ फसल के अंदर में आता है। सो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है इरिगेशन इंजीनियरिंग का ये सब। अब देखते हैं रबी फसल है। सुने हो कि जो गेहूं होता है, ये जो दलहन का पौधा और दलहन होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रबी फसल बोलते हैं। गांव में किसान लोग बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि ये रबी फसल है, रबी फसल का समय चल रहा है, नहीं बोलते हैं। तो रबी फसल का जो सीज़न होता है यहाँ पे जस्ट स्टार्ट होता है खरीफ के बाद में, यानी 15 अक्टूबर से जो है आपका स्टार्ट होता है रबी सीज़न और वो चलता है 14 फरवरी तक, यानी मिड अक्टूबर से लेकर के मिड फरवरी तक जो होता है ये समय जो होता है ये होता है रबी क्रॉप्स का। सो स्टूडेंट्स याद रखिएगा 15 अक्टूबर से लेकर के 14 फरवरी तक का। ठीक है, फिर 14 फरवरी से क्या स्टार्ट हो जाएगा, खरीफ स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसका बेस पीरियड होता है 122 दिन। आपको अभी सिंपल यही समझना है, बेस पीरियड मतलब जो प्लांट है उसके लगाने से लेकर के प्लांट के पूरे काटने तक, यानी जो भी क्रॉप अभी लगाए हो आप, ठीक है, 15 अक्टूबर को लगाए और जब 14 फरवरी को काटोगे, उस बीच में जितना टाइम इलैप्स हुआ है, जितना टाइम उसमें लगा है, उसको हम लोग कहेंगे क्या कहेंगे उसको कहेंगे हम लोग बेस पीरियड्स। ओके, सो 122 दिन होता है। जो वेदर्स होता है कूल एंड ड्राई होता है। देखते हो ना कि जब अक्टूबर से जब स्टार्ट हो जाता है क्या, विंटर सीजन स्टार्ट हो जाता है और वहाँ पे थोड़ा सा कूल हो जाता है मौसम और ड्राई हो जाता है। ठीक है, तो वैसा जो वेदर है फेवरेबल है रबी सीजन्स के लिए। इसके अंदर में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट क्रॉप्स आते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ वेट, गेहूँ, ग्राम, लिनसेड, etc। याद रखिएगा, गेहूँ दलहन का जो भी है वो सब रबी सीजन के अंतर्गत में आता है। ओके, अब देखिए ये सब कुछ इंपॉर्टेंट वेदर्स कंडीशंस, ये वेदर्स जो स्टार्ट होते हैं इसमें देखिए हॉट वेदर में क्या क्या क्रॉप्स लगाए जाते हैं। यहाँ पे सीज़न है अगर हॉट वेदर सीजन है वहाँ पे क्या है, पीरियड्स होता है 15 फरवरी से 14 जून तक। 15 फरवरी से 14 जून तक बेस्ट पीरियड जो होता है यहाँ पे 120 दिन का यहाँ पे होता है। अब देखिए ये जो है वेदर है हॉट एंड ड्राई, ओनली इरीगेटेड क्रॉप लाइक वेजिटेबल एंड राइस। यहाँ पे वेजिटेबल और राइस लगाया जाता है हॉट वेदर कंडीशन में। अगर 8 मंथली बोले तो 15 जून से लेकर के 14 फरवरी तक, क्या 15 जून से लेकर के 14 फरवरी तक 245 दिनों का बेस पीरियड होता है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए टोबैको के लिए, कॉटन के लिए, तूर के लिए, ग्राउंडनट etc के लिए। ठीक है, 8 मंथली यानी 8 मंथ का, ठीक है, कितना 8 महीनों का। टोबैको वगैरह ये सब जो आता है कैश क्रॉप्स मतलब होता है वैसे क्रॉप्स जिसका यूटिलाइजेशन डायरेक्ट फार्मर खुद नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं उसको मार्केट में ले जाकर बेचते हैं और बहुत ज़्यादा उससे रेवेन्यू कमाते हैं। जैसे टोबैको है, टोबैको से क्या है, टोबैको कोई कितना यूज़ करेगा घरों में, है ना, उसे क्या करता है लोग जा करके बाहर में मार्केट में प्रोड्यूस करते हैं, यानी इससे बहुत ज़्यादा पैसा मिलता है। इसको हम लोग कैश क्रॉप्स कहते हैं। ठीक है, जैसे टोबैको है, कॉटन्स है, ये सब कैश क्रॉप के अंदर में आता है। अब देख एनुअली है 15 जून से 14 जून नेक्स्ट ईयर, मतलब ये लगभग 1 सालों का होता है। इसका जो बेस पीरियड सबसे ज़्यादा होता है 365 दिन का, पूछा भी जाता है एग्जाम्स में। शुगर कैन वगैरह हो गया, ऑर्चिड्स हो गया, ये सब का बेस पीरियड जो होता है 365 दिनों का सबसे लंबा बेस पीरियड होता है। किसका, शुगर कैन, यानी जो गन्ना होता है ना वो लगभग पूरा 1 साल तक उसको खेती किया जाता है। ऐसा नहीं कि कुछ 2 महीना 3 महीने में गन्ना होता है, उसके लिए हमें पूरा 1 साल प्रॉपर वे में पानी देना पड़ता है और प्रॉपर नूरिशमेंट करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये चीज़ हमारा है क्या, शुगर कैंस के लिए। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा इंपॉर्टेंट सीजन्स में भी 2 इंपॉर्टेंट सीजन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खरीफ और रबी। ठीक है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये सारे भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, सो इसको भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा सारा, हॉट वेदर्स और 8 मंथली और एनुअल। लेकिन खरीफ और रबी जरूर याद रखिएगा। कभी भी पूछा जा सकता है कि राइस किस सीजन्स के अंदर में आता है या किस टाइप के क्रॉप्स है, तो आपको बोलना पड़ेगा राइस खरीफ क्रॉप है। पूछा जाए कि वेट किस टाइप का क्रॉप है, तो वेट बोलना पड़ेगा रबी क्रॉप्स है। ओके, पूछा जाए ग्राम किस टाइप का क्रॉप्स है, तो आपको बोलना पड़ेगा रबी क्रॉप्स है। कॉटन किस टाइप का क्रॉप्स है, तो बोलना पड़ेगा खरीफ क्रॉप्स है। सो आई थिंक स्टूडेंट्स मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। सो बिल्कुल आप इस टेबल को जो है अपने माइंड में सेट कर लीजिएगा। ओके, सो आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया है। अब देखिए ये सारी चीज़ें भी हम पढ़ रहे थे। अब देखिए लेकिन इसमें जितने भी सारे सीजन्स पढ़े हैं इसमें से 2 इंपॉर्टेंट सीजन जिसके बारे में बार बार बोल रहा था, खरीफ और रबी। एग्रीकल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो 2 इंपॉर्टेंट सीजन है, खरीफ एंड रबी। ओके, सो चलिए आप याद रखिए खरीफ और रबी के बारे में। सो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है
देखिए फ्रॉम एग्रीकल्चरल पॉइंट देर आर मेनली 2 क्रॉपिंग सीजन, दैट इज रबी एंड क्रॉप्स। बिल्कुल माइंड में सेट कर लीजिए, रबी क्रॉप्स बिल्कुल याद कर लीजिए। रबी क्रॉप्स का जो टाइम होता है कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पे खरीफ का भी याद कर लीजिए, खरीफ का कहाँ से कहाँ तक होता है, ठीक है। खरीफ का भी चल रहा है समय 14 जून से लेकर के कब तक, 15 जून से लेकर के कब तक, अक्टूबर तक, मिड अक्टूबर तक। और मिड अक्टूबर से लेकर के मिड फरवरी तक आपका मिड अक्टूबर से लेकर के मिड फरवरी तक ये आपका सीज़न जो होता है ये चलता है आपका कौन सा सीज़न, रबी सीजन्स। ओके, सो याद रखिएगा इस चीज़ को। और यहाँ पे देखिए जो हमारा मेनली सीज़न है रबी एंड क्रॉप्स, ये रबी एंड खरीफ, ये याद रखिएगा। देखिए रबी क्रॉप्स है ग्राम, लिंसीड, मस्टर्ड। मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों, ठीक है। ये सब जो है रबी क्रॉप्स है। पोटैटोज़ या वेट, बिल्कुल याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में यहाँ पे पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट है खरीफ। खरीफ क्रॉप्स कौन कौन से आ गए, राइस है, बाजरा है, जवार है, मेज, मेज मतलब व्हाट, मक्का, कॉटन है, टोबैको है। ये सब खरीफ सीजन में आता है, यानी खरीफ क्रॉप्स कहलाता है। याद रखिएगा, पूछा जाता है कि टोबैको इज विच टाइप ऑफ क्रॉप, रबी एंड खरीफ। तो टोबैको क्रॉप है, खरीफ क्रॉप है, ठीक है। अभी बोया जाता है, अभी के समय में जो भी चल रहा है सीज़न। कॉटन है, ये भी अभी का सीजन है, ठीक है। मेज है, ये भी अभी का सीजन है। जवार है, बाजरा है एंड राइस है। सो ये चीज़ याद रखिएगा कि कौन सा क्रॉप रबी में आता है और कौन सा क्रॉप्स खरीफ में आता है और किसका सीज़न कब से कब तक का होता है। सो मुझे लगता है कि अभी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। सो खरीफ का सीज़न कब से कब होता है, जून से मिड अक्टूबर, और रबी का मिड अक्टूबर से लेकर के मिड फरवरी तक का, ठीक है। सभी का बेस पीरियड याद रखिएगा। और किस में कौन कौन से क्रॉप आते हैं, मैंने आपको बताया रबी में कौन कौन से, लिंसीड ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, पोटैटोज एंड वेट्स। खरीफ में आता है राइस, बाजरा, जवार, मेज, कॉटन एंड टोबैको। मैंने आपको सारे को बताया, सो आई थिंक आपको याद हो गया होगा। देखिए अब देखिए कुछ और चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। देखिए खरीफ क्रॉप्स को जो है हम लोग ऑल्सो कहते हैं समर क्रॉप्स, है ना। क्या कहते हैं, समर क्रॉप्स। जैसे अभी के समय में जो क्रॉप्स बोया जा रहा है, जैसे अभी के समय मैं अभी एग्जांपल बता रहा हूँ कि घरों में देखे होंगे खेतों में जो है अभी हो रहा है कौन सा क्रॉप, खरीफ क्रॉप का सीज़न है, अभी धान वगैरह लगाया जा रहा है, ठीक है। अब रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स कहते हैं क्योंकि इसका सीज़न कब स्टार्ट होता है, मिड अक्टूबर से। और अक्टूबर में क्या होता है, ठंडा आना स्टार्ट हो जाता है अक्टूबर में, ठीक है। तो उसको हम लोग विंटर क्रॉप्स कहते हैं, ठीक है। पूछा भी जाता है कि रबी क्रॉप्स आर ऑल्सो नॉन एज विंटर क्रॉप्स, ठीक है। अब देखिए खरीफ क्रॉप्स रिक्वायर मोर वाटर दैन रबी क्रॉप्स। आपको पता है कि धान का जो पौधा होता है वो क्या होता है, गेहूं से ज़्यादा समय लेता है, देखते हो ना। यानी कि खरीफ के जो क्रॉप्स है वो खरीफ क्रॉप्स में वाटर की ज़रूरत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रबी क्रॉप्स। क्या स्टूडेंट्स, पता है ना कि जो मान लो कि ये खरीफ है, खरीफ में क्या है, जैसे एग्जांपल लिख लेते हो राइस, और एक एग्जांपल लेते हैं खरीफ रबी का वेट यानी गेहूँ। अब आप बताओ, आप लोग सभी जानते हो कि राइस में पानी ज़्यादा लगेगा कि वेट में। तो आप लोग याद रखना राइस में यानी कि चावल का जो पौधा होता है वहाँ पे पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, ठीक है। ये मैं कह नहीं रहा हूँ, ये होता है ऐसा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अभी हम लोग जाने, अभी हम लोग क्या क्या पढ़े, अभी हम लोग पढ़े कि जो हमारा वाटर रिक्वायरमेंट्स है क्या होता है और क्रॉपिंग सीज़न क्या है, और क्रॉपिंग सीज़न भी दो इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग सीजन्स क्या है, और कौन कौन से क्रॉप्स जो है खरीफ में आते हैं, कौन कौन से क्रॉप्स रबी में आते हैं। सो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। ओके, सो देखिए नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज है जिसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं क्रॉप पीरियड्स के बारे में, ठीक है। अब क्रॉप पीरियड्स क्या होता है, क्रॉप पीरियड्स मतलब होता है कि अब जितना मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि बार बार इस टर्म का ज़रूरत पड़ेगा। जो भी पीरियड यानी जो भी समय क्रॉप्स के बोने से लेकर के क्रॉप्स के हार्वेस्टिंग करने तक का जो भी समय होता है उसको हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा। क्रॉप पीरियड इज दैट पीरियड इन नंबर ऑफ डेज दैट क्रॉप्स टेक्स फ्रॉम इंस्टेंट ऑफ इट्स सोइंग टू दैट ऑफ इट्स हार्वेस्टिंग। मतलब प्लांट के बोने से, प्लांट के या क्रॉप्स के लगाने से लेकर के क्रॉप्स के काटने तक का जो पीरियड होता है, उस बीच का जो समय होता है उसको हम लोग क्रॉप पीरियड कहते हैं। रिमेंबर दिस। ओके, नेक्स्टली बेस पीरियड। बेस पीरियड होता है कि जो भी आप पानी दे रहे हो खेतों में, देखते हो ना कि जब हम खेत में क्रॉप्स को लगाते हैं तो उससे पहले हमें पानी देना पड़ता है ना, पानी देना पड़ता है ना। पानी देने के बाद फिर से हम उसको क्या करते हैं, एक बार
प्लफिंग करते हैं। उसके बाद लास्ट में जब काटना होता है, काटने से पहले भी हम कुछ दिनों तक पानी देते हैं। आप देखते हो ना कि पानी पहला पानी पहले दिया जाता है, मतलब बोने से पहले, फिर बोने के बाद दिया जाता है, फिर बोने के कुछ दिनों के बाद फिर से पानी दिया जाता है, 60 दिनों के बाद में या कुछ दिनों के बाद में, फिर उसके बाद लास्ट में हार्वेस्टिंग करने से पहले, काटने से पहले, उससे पहले भी कुछ पानी दिया जाता है। ठीक है, तो जो भी पीरियड्स इलैप्स हुआ है, मतलब प्लांट के लगाने से पहले जो पानी दिए हैं वहाँ से लेकर के प्लांट के काटने से पहले तक का जो भी पानी दिया गया है, उस बीच का जो भी समय लगता है उसको हम लोग बेस पीरियड कहते हैं। ओके, सो ये चीज़ याद रखिएगा। सो बेस पीरियड इज अ पीरियड इन डे फ्रॉम फर्स्ट वाटरिंग बिफोर सोइंग। सोइंग मतलब होता है व्हाट, प्लांट के लगाने से लेकर के। ठीक है, प्लांट के लगाने से पहले भी पानी देना पड़ता है। खेतों में देखते हो ना, प्लफिंग करने के बाद पानी दिया जाता है, तो उससे पहले जो पानी दिया जाता है वहाँ से लेकर के समय तक, टू द लास्ट वाटरिंग बिफोर हार्वेस्टिंग, मतलब काटने से पहले तक जो भी पानी दिया गया है, उस बीच में जितना पीरियड लगा है, जितना टाइम लगा है, उसको हम लोग कहेंगे बेस पीरियड। ठीक है, अब बेस पीरियड इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट क्रॉप्स। मैंने बताया आपको कि बेस पीरियड जो होता है हर एक क्रॉप्स के लिए अलग अलग होता है, क्योंकि हर एक क्रॉप्स में पानी का ज़रूरत अलग अलग है। सो आई थिंक ये भी क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और स्टूडेंट्स एक चीज़ कंफ्यूज नहीं होइएगा। ठीक है, क्योंकि कहीं कहीं क्रॉप पीरियड और बेस पीरियड को साइनोनिमसली यूज़ किया जाता है। ठीक है, अगर कहीं कहीं देखिए बेस पीरियड जो होता है, बेस पीरियड को कहीं कहीं क्या होता है कि क्रॉप पीरियड के साथ साइनोनिमसली यूज़ किया जाता है, कहीं कहीं बेस के पीरियड के पास में क्रॉप पीरियड भी दिया जाता है, तो कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बेस पीरियड जो होता है क्रॉप पीरियड से थोड़ा ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पे प्लांट के बोने से पहले जो पानी दिया जाता है उसके लास्ट के हार्वेस्टिंग करने तक होता है ना, तो थोड़ा ज़्यादा होता है बेस पीरियड क्रॉप पीरियड से। बट अगर आप साइनोनिमसली मतलब एक साथ भी यूटिलाइज कर सकते हैं बेस पीरियड की जगह पे क्रॉप पीरियड भी। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ओके, सो अब एक इंपॉर्टेंट अब समझते हैं हम लोग ड्यूटी क्या होता है। ठीक है, देखो ड्यूटी को आप लोग थोड़ा प्लीज़ एक जो मैं बता रहा हूँ वहाँ से समझो, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, मान लो एक लैंड से, ठीक है, एक लैंड से, ठीक है, ये हमारा लैंड है, इसमें हमको क्या है, इरिगेशन करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे मान लो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड पानी का सप्लाई कर रहे हो, कहीं कोई मतलब कैनाल है, वहाँ से क्या हो रहा है 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है, ये क्या है, डिस्चार्ज आप लोग पता है ना, डिस्चार्ज की क्या होता है ये मेजरमेंट, मीटर क्यूब पर सेकेंड में या लीटर पर सेकेंड में। तो 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड इस लैंड में आप दे रहे हो, क्या दे रहे हो, इस जो ये लैंड है उसमें 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड यहाँ पे पानी को सप्लाई कर रहे हो। तो इस 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड से जितना भी एरिया इरीगेट हो रहा है, ध्यान से सुनना मेरी बातों को, मैं क्या कह रहा हूँ, इससे जितना भी एरिया इरीगेट हो रहा है, ये मान लो इरीगेशन हुआ, जितना भी एरिया हेक्टेयर में, किसमें, हेक्टेयर में, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ड्यूटी कहते हैं। मीन्स 1 मीटर क्यूब वाटर के सप्लाई करने से जितना भी एरिया हमारा इरीगेट हो रहा है, जितना भी एरिया हमारा सिंचाई हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी। इज़न्ट इट? सिंपल लैंग्वेज में समझिए, 1 मीटर क्यूब पानी के सप्लाई करने से हमारा जितना भी हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ है, ये एरिया हेक्टेयर में मान लेते हैं, जितना भी हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ है दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी। मीन्स whenever supplying 1 meter cube per second of water or discharge into the land, how much area of irrigate that is called duty. ओके, अब मान लो कि हमारा जो एरिया है क्रॉप्स का कितना है, लैंड का 2000 हेक्टेयर्स है, और हमने यहाँ पे 2 क्यूबिक ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड। अब यहाँ पे 2 क्यूबिक वाटर रिक्वायर्ड है, तो जितना एरिया है, ठीक है, डिवाइडेड बाई में क्या उसका जितना डिस्चार्ज हम दिए हैं वो कहलाएगा हमारा क्या, ड्यूटी। ठीक है, यानी कहने का मतलब है कि जितना क्यूबिक का पानी सप्लाई कर रहे हो उससे कितना हेक्टेयर हमारा एरिया इरीगेट हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड ड्यूटी। ठीक है, अभी मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि मान लो 1 क्यूबिक पानी हम सप्लाई कर रहे हैं मीटर क्यूब पर सेकेंड, और यहाँ पे हेक्टेयर एरिया इरीगेट हो रहा है, 1 हेक्टेयर एरिया। ठीक है, 1 हेक्टेयर एरिया इरीगेट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ का ड्यूटी जो है 1 हेक्टेयर पर क्यूबिक है, कितना है, 1 हेक्टेयर पर क्यूबिक है। ठीक है, मान लो 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर सप्लाई किया और 1 हेक्टेयर एरिया इरीगेट हो, तो क्या लिखेंगे, हमारा जो ड्यूटी है 1 हेक्टेयर पर क्यूबिक, यानी 1 मीटर क्यूब पानी सप्लाई करने से हमारा एरिया जो है 1 हेक्टेयर क्या हुआ है, इरीगेट हुआ है। उसी तरीके से अगर मान लो कहीं पे लिखा हुआ है मान लो कि 2000 हेक्टेयर एरिया जो है वहाँ पे इरीगेट हुआ है, कितना, 2000 हेक्टेयर एरिया, कितना, 2000 हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ है 2 क्यूबिक सप्लाई करने से, तो हम लोग क्या लिखेंगे,
1000 बाई 2 और यूनिट क्या हो जाएगा हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, याद रखिएगा जो ड्यूटी है उसका जो यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक होता है, ऐसा यूनिट। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। मीन्स कि मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई करने से जितना एरिया इरीगेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ड्यूटी। ओके, सो चलिए देख लेते हैं क्या होता है ड्यूटी। एक बार आपको यहाँ थ्योरेटिकल पार्ट में बता देता हूँ। क्या लिखा हुआ है ना, ड्यूटी इज द एरिया इन हेक्टेयर इरीगेटेड बाय 1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड ऑफ वाटर फ्लोइंग कंटिन्यूसली फॉर द बेस पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर क्रॉप्स। जैसा कि मैंने आपको बताया एग्जांपल से कि 1 मीटर क्यूब पानी सप्लाई कर रहे हैं किसी भी लैंड में, तो जितना एरिया इरीगेट हो रहा है उसको हम लोग कहेंगे ड्यूटी। अब एग्जाम्पल के फॉर्म में समझ लेते हैं। देखिए, फॉर एग्जाम्पल इफ क्रॉप इज सोन इन एरिया ऑफ 2000 हेक्टेयर्स, मान लो कि आपने जो क्रॉप लगाया है 2000 हेक्टेयर एरिया में लगाया है और उसमें 2 क्यूमेक वाटर को आप सप्लाई कर रहे हैं, तो याद रखिएगा एरिया जो है आपको पहले ऊपर रहना है। ठीक है ना, तो व्हाट इज देन ड्यूटी ऑफ इरिगेशन इज, क्या करेंगे, जो हमारा 2000 हेक्टेयर है यानी कि इसका यूनिट होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक। क्या होता है हेक्टेयर पर क्यूमेक। तो जो पहले एरिया है ऊपर में रखेंगे, तो एरिया कितना है 2000 और डिवाइडेड में जितना आप डिस्चार्ज दिए हो उसमें कितना डिस्चार्ज दिए हो 2 क्यूमेक, तो 2 क्यूमेक नीचे रखेंगे और यूनिट हो जाएगा हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी कि हो जाएगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना है आपको। पहले तो आपको याद रखना है कि 1 क्यूमेक वाटर को सप्लाई किए, जैसे कि हम आपको फिगर से बताएं, खेत में 1 क्यूमेक पानी दिया, यानी 1 मीटर क्यूब पर सेकंड कहते हैं 1 क्यूमेक को। ठीक है, 1 मीटर क्यूब पर सेकंड वाटर सप्लाई किए, उससे कितना एरिया इरीगेट हुआ, मान लो कि 1 हेक्टेयर एरिया इरीगेट हुआ, तो 1 हेक्टेयर पर क्यूमेक उसका हो जाएगा ड्यूटी। मान लो 2000 हेक्टेयर एरिया है, उसमें 2 क्यूमेक सप्लाई किए, तो 2000 बटा 2 क्या हो जाएगा वो हेक्टेयर पर क्यूमेक यूनिट हो जाएगा। मान लो उस तरीके से कहीं दिया हुआ है 3000 हेक्टेयर, मान लो कहीं दिया हुआ है यहाँ पे 3000 हेक्टेयर, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3000, और मान लो कि यहाँ दिया हुआ है 3 क्यूमेक वाटर सप्लाई करने से, तो यहाँ पे हो जाएगा नीचे में 3, तो यहाँ पे भी क्या आंसर आ जाएगा 1000 हेक्टेयर पर क्यूमेक। मतलब जितना भी एरिया इरीगेट हुआ है डिवाइडेड बाय जितना अपने वाटर को डिस्चार्ज किया है। ठीक है, दैट इज कॉल्ड ड्यूटी एंड इट इज मेजर्ड इन हेक्टेयर पर क्यूमेक। आई थिंक ये भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। सो कभी कंफ्यूज नहीं होइएगा अगर ड्यूटी का नाम सुनते हैं तो आप। अब ठीक है, अब हम डेल्टा की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं डेल्टा के बारे में आपको बता देता हूँ डेल्टा क्या होता है। ठीक है, सभी लोग आप लोग ध्यान से सुनिएगा। डेल्टा मतलब होता है, मान लो प्लांट्स को लगा रहे हो, तो प्लांट को लगा रहे हो या क्रॉप्स को लगा रहे हो, कोई भी क्रॉप्स है, मान लो कोई भी क्रॉप्स को लगा रहे हो। ठीक है, क्रॉप्स को अब लगा रहे हो तो इसमें पानी का जो जितना भी टोटल जितना डेप्थ है, मान लो कि शुरू में हम पानी दिए 10 सेंटीमीटर स्टार्टिंग में। ठीक है, फिर हम लोग कुछ 1 महीनों के बाद में दिए 30 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कुछ दिनों के बाद में हम लोग दिए 50 सेंटीमीटर वाटर, और फिर लास्ट में दिया हार्वेस्टिंग करने से पहले 10 सेंटीमीटर। अब इन सारे वाटर का डेप्थ को अगर हम जोड़ दें, टोटल वाटर डेप्थ को जोड़ दें, तो दैट कम्स अंडर दी डेल्टा। मीन्स इससे क्या कंक्लूजन निकला कि जो भी हमारा प्लांट है, मान लो ये राइस है, ओके, मान लो ये राइस है। अब राइस में स्टार्टिंग में हम 10 सेंटीमीटर पानी दिए, फिर 30 सेंटीमीटर दिए, फिर 30 सेंटीमीटर, फिर लास्ट में 10 सेंटीमीटर। तो मान लो कि जितना डेप्थ आपने वाटर को दिया, वाटर का जितना डेप्थ आपने उस प्लांट्स को दिया पूरे क्रॉप्स के प्रॉपर नूरिशमेंट के लिए, प्रॉपर मैच्योरिटी के लिए, उसे हम लोग कहेंगे डेल्टा। मीन्स ये क्या है, ये डेप्थ है, ये क्या है डेप्थ है, डेप्थ ऑफ वाटर है। ओके, सो स्टूडेंट्स हम लोग कंक्लूजन पे पहुंचते हैं। सो डेल्टा इज द टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ क्रॉप्स। मतलब कि जितना डेप्थ है वाटर का रिक्वायर्ड होगा उस प्लांट्स के लिए, किस में, सेंटीमीटर में, या फिर आप लोग सेंटीमीटर में जनरली हम लोग लेते हैं। ठीक है, इन द बेस पीरियड्स, मतलब पूरे उसके पीरियड्स में, फॉर कंप्लीट मैच्योरिटी ऑफ क्रॉप्स, मतलब उस क्रॉप्स के प्रॉपर मैच्योरिटी के लिए। ठीक है, उसे हम लोग कहते हैं डेल्टा। डेल्टा की जब भी बात आई, दिमाग में बिल्कुल इमेजिन कर लो कि जितना डेप्थ होता है ना वाटर का प्लांट के लिए, जितना राइस के लिए या वेट के लिए, जितना हम लोग पानी सप्लाई करते हैं, जितना डेप्थ हम सप्लाई करते हैं पानी का, उसे हम लोग डेल्टा कहते हैं। टोटल डेप्थ स्टार्टिंग से लेकर के कब तक, लास्ट के उसके हार्वेस्टिंग तक। ठीक है ना, होता है ना कि पहले हम पानी देते हैं, फिर कुछ दिनों के बाद फिर से कुछ पानी देते हैं, फिर से लास्ट में हार्वेस्टिंग के समय देते हैं, काटने से पहले देते हैं। दैट टोटल डेप्थ कम्स, हम पूरा को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, हमारा डेल्टा निकल जाएगा। जैसे एग्जांपल बताएं, हम प्लांट को शुरू में 10 सेंटीमीटर वाटर दिए, फिर 20 सेंटीमीटर दिए, फिर 30 सेंटीमीटर दिए, फिर 40 सेंटीमीटर दिए या 10 सेंटीमीटर दिए, पूरा को जोड़ दिए तो कितना हो जाएगा 10 + 20 + 30 और प्लस यहाँ पे 10 20 30 30 60 और 10 70, यानी कि इस प्लांट का ड्यूटी हो गया 70 सेंटीमीटर। याद हो गया ना, टोटल डेप्थ को ऐड कर देना है, कहाँ से कहाँ तक, बोने से लेकर के, सोन से लेकर पूरा काटने तक का। ठीक है, दैट इज कॉल्ड
व्हाट, डेल्टा। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये भी समझ में आ गया होगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है ड्यूटी डेल्टा, क्योंकि इरिगेशन की हम बात कर लेते हैं तो इरिगेशन में हमेशा यूज़ किया जाता है कि प्लांट्स का ड्यूटी इतना है, प्लांट का डेल्टा इतना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप जब सुनो तो वहाँ पे आपको कुछ नया लगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे अब एवरेज ड्यूटी और एवरेज डेल्टा क्या होता है, एवरेज ड्यूटी ऑफ टैंक क्या होता है, ठीक है। देखिए एवरेज ड्यूटी जो होता है, एवरेज ड्यूटी इज द फ्लो ऑफ ड्यूटी कैलकुलेटेड एट द हेड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और मेन कैनाल ऑफ ए स्मॉल प्रोजेक्ट। मतलब जो हमारा, मान लो कि हम कैनाल है, कैनाल का जो ये है, अब कैनाल जो है, कैनाल जनरली जो भी होता है, तो जैसे ड्यूटी का जैसे ही नाम आपके दिमाग में आया तो समझ लीजिए कि हेक्टेयर पर क्यूमेक, यानी एक क्यूमेक में कितना हेक्टेयर एरिया इरिगेट हुआ है। तो ये हम डिस्ट्रीब्यूटर जो भी होता है, यानी जो कैनाल से डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, उसकी हम ड्यूटी की बात करते हैं, उसको हम लोग एवरेज ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। अब देखिए इट इज़ ऑलवेज लेस दैन ड्यूटी एज इट टेक्स ऑल टाइप ऑफ लॉसेज इन अकाउंट, ठीक है। और जो एवरेज ड्यूटी होता है, ये क्या होता है, ड्यूटी से क्या होता है, कम होता है, क्योंकि इसमें सारे लॉसेस को अकाउंट में लिया जाता है। सो आप इसको याद रखिएगा, ठीक है। अब ग्रॉस ड्यूटी क्या होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रॉस ड्यूटी देख लेते हैं। ग्रॉस ड्यूटी क्या होता है? ग्रॉस ड्यूटी मतलब होता है, gross duty is the area under different crop irrigated by 1 million cubic meter of stored in the tank in 1 year, ठीक है। देखिए जो भी हमारा टैंक है, टैंक में जो भी वाटर हमारा अवेलेबल है, ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है ना, irrigated by 1 million cubic meter of stored, 1 million cubic meter, याद रखिएगा 1 million, नॉट 1 cubic meter, 1 million of cubic meter ऑफ स्टोर्ड इन दी 1 ईयर। एक साल में जो हमारा टैंक है, जहाँ से हम क्या कर रहे हैं, वाटर को सप्लाई कर रहे हैं खेतों में, तो उसके कारण जो भी हमारा एरिया क्या होता है, इरिगेट होता है, उसको हम लोग ग्रॉस ड्यूटी या टैंक ड्यूटी कहते हैं, ठीक है। सो ये चीज़ याद रखिएगा। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका ड्यूटी एंड डेल्टा, सो कहीं कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा, ओके। अभी हम टर्मिनोलॉजीज को पढ़ते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है सर, सारे टर्म को समझते चलिए। अब देखिए क्रॉप रोटेशंस क्या होता है, ठीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझाऊंगा, आप कभी कंफ्यूज मत होगे और नहीं होना, और कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अब देखिए कि क्रॉप रोटेशंस क्या होता है, जिसको हम लोग हिंदी में फसल चक्रण कहते हैं, ठीक है। देखते हो कि जो भी हमारा खेत होता है, जो भी मान लो लैंड्स है, लैंड्स हमारा है, ठीक है। अब देखते हो ना, जो भी हमारा लैंड्स होता है, उसमें एक्चुअली में जो हम खेती करते हैं, हर एक सीज़न में क्या करते हैं, जो हमारा प्लांट्स, जो क्रॉप्स है, उसको बदल देते हैं। ऐसा नहीं है कि कंटिन्यूसली हम लोग राइस का खेती पूरे साल भर करते हैं, या गेहूँ की खेती कंटिन्यूसली साल भर करते हैं, या दलहन का खेती कंटिन्यूसली साल भर करते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम लोगों को खेतों में क्रॉप का रोटेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, यानी फसल को चक्रण करना, फसल हर बार फसल को बदल बदल के लगाना बहुत ही ज़रूरी होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आप क्रॉप्स को बदल करके नहीं लगा रहे हो, तो जो मिट्टी आपका है, जो आपका सॉइल है, वहाँ पे जो सॉइल है वो क्या होता है, इनफर्टाइल हो जाता है, क्योंकि एक ही फसल को बार बार लगाने से जो मिट्टी है आपका, मिट्टी का जो उपजाऊपन होता है, जो मिट्टी का फर्टिलिटी होता है, उपजाऊपन हम लोग कहते हैं इंग्लिश में फर्टिलिटी, जो फर्टिलिटी होता है मिट्टी का, वो क्या होता है, कम हो जाता है। यानी जो, क्योंकि जो सॉइल होता है, सॉइल क्या करता है, जो भी क्रॉप्स होता है वो सॉइल से प्रॉपर क्या करता है, अपने जो न्यूट्रिएंट्स है वो न्यूट्रिएंट्स के लेते हो। मान लो कि यहाँ पे आपने राइस को लगाया, अब राइस, मान लो राइस को लगाया, तो राइस जो है, राइस का जो रूट होता है वो सॉइल से प्रॉपर वे में न्यूट्रिएंट को लेता है। अब बार बार एक ही फसल के लगाने से क्या होता है कि सॉइल में जो होता है न्यूट्रिएंट की क्या हो जाती है, कमी हो जाती है सॉइल्स में, है ना। तो जब न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमारा वहाँ पे जो हमारा जो इरिगेशन, जो हमारा प्लांट्स है वो प्रॉपर वे में उसका जो है प्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता है। सो हम लोग फसल को बार बार चेंज करके लगाते हैं। इन सिंपल वर्ड्स दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन, इज़न्ट इट। मैंने एग्जाम्पल सबको बताया, मान लो ये खेत है और खेत में ये सॉइल है, और एक ही सॉइल में बार बार एक ही प्लांट लगा रहे हो, मान लो पूरे साल भर में राइस ही लगा रहे हो, तो एक ही जो आपका प्लांट है उसमें क्या होता है, फर्टिलिटी कम हो जाता है, और वहाँ पे क्या होता है, उसका उपजाऊपन कम हो जाता है। और मान लो कि अब लैंड है, इसमें बार बार हम अलग अलग लगा रहे हैं, पहले धान लगा रहे हैं, फिर गेहूँ लगा रहे हैं, फिर दलहन लगा रहे हैं, तो क्या होता है, बार बार फसल चेंज हो जा रहा है। और फसल के चेंज होने से, आप लोगों ने पहले मैट्रिक में पढ़ा था ना कि जो दलहन का पौधा है उसमें कुछ ना एक जीवाणु होता है ना, जो कि सॉइल में क्या करता है, न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करता है ना। तो ये क्या है कि हर फसल को लगाने से क्या होता है, डिफरेंट फसल को चेंज करके वहाँ का फर्टिलिटी बना रहता है, क्योंकि हर एक फसल में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स होता है जो सॉइल से क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशंस, ओके। सो आई थिंक कि आपको क्रॉप रोटेशन समझ में आ गया होगा, यानी क्रॉप को बदल बदल कर खेतों में लगाना, दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशंस। तो मैं एक बार आपको एक्सट्रैक्ट दिखा देता हूँ, वही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है बुक में, ठीक है, वही चीज़ें, कुछ अलग नहीं है, ओके। सो मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे
देखिए, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ सेम क्रॉप इज सोन अगेन एंड अगेन एंड इल्ड गेट डिक्रीज और रिड्यूस, मतलब अगर एक ही क्रॉप को बार बार आप लगा रहे हैं तो वहाँ का जो इल्ड होता है यानी उपजाऊ जो होता है घट जाता है। ओके, ये देखा गया है, ऐसा ऑब्जर्व किया गया है। ओके, सो दिस इज मेनली ड्यू टू द रीजन दैट क्रॉप रिक्वायर्स पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स एंड सॉइल इज डिफिशिएंट इन दीज आफ्टर दैट क्रॉप, and hence to maintain fertility of soil there is change in the crop after every season. That is very important. There is a change in crop every seasons on particular land, मतलब एक ही लैंड में to maintain fertility of soil. This is called rotation of crop. I think आपका क्लियर हो गया होगा मैंने जो बताया अभी आपको कि जो क्रॉप्स होता है उसमें हम लोग जो भी लैंड्स होता है एक ही लैंड्स में हम लोग क्रॉप को चेंज कर करके लगाते हैं ताकि उसका फर्टिलिटी जो है उसका उपजाऊपन जो है बना रहे। दैट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। एंड इन हिंदी बिल्कुल समझ लीजिए फसल चक्रण जो आप लोग गाँव में देखते हैं हर एक सीज़न में अलग अलग क्रॉप्स को लगाया जाता है। ठीक है, द मेन एडवांटेज ऑफ क्रॉप रोटेशन इज इट हेल्प्स इन proper utilization of land resources and it also increases fertility of soils. अब मान लो क्रॉप को रोटेट कर रहे हो बार बार अलग अलग क्रॉप्स लगा रहे हो तो एक आपका भी फ़ायदा है, इसके अलावा क्या है फर्टिलिटी भी सॉइल की बनी रहती है। ओके, तो कुछ नॉर्मल क्रॉप रोटेशंस फॉलोड हैं जैसे कि ज्वार के बाद जनरली ग्राम लगाया जाता है, ग्राम के बाद फैलो है, गेहूं के बाद में जवार लगाया जाता है, ग्राम जवार के बाद में ग्राम्स है, कॉटन के बाद में जवार, जवार के बाद में ग्राउंड नट, मतलब ये प्रोसीजर से इसके बाद ये लगाएंगे, मतलब इस तरह फसल चक्रण है ना। उसी तरीके से नीचे कॉटन है, कॉटन के बाद वेट है, वेट के बाद में ग्राम्स है। सो दैट इज कॉल्ड क्रॉप रोटेशंस। आई थिंक कि आपको अब कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, नाम सुनो तो दिमाग में बिल्कुल क्लिक करना चाहिए। क्रॉप रोटेशन मतलब व्हाट, फसल चक्रण, क्रॉप्स को बदल बदल करके लगाना। ठीक है, ड्यूटी मतलब व्हाट, 1 मीटर क्यूब पर सेकेंड वाटर सप्लाई किए तो कितना लैंड इरिगेट हुआ, दैट इज मेजर्ड इन हेक्टेयर पर क्यूबिक। ओके, डेल्टा मतलब व्हाट, पूरे प्लांट्स में, पूरे राइस के पौधे में या पूरे क्रॉप्स में उसके बोने से लेकर के, उसके सोन से लेकर के उसका पूरे हार्वेस्टिंग तक जितना समय लगेगा दैट इज कॉल्ड डेल्टा। बिल्कुल मुझे ये आप लोगों से माइंड में चाहिए सारी चीज़ें, है ना, कहीं कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स और है। ठीक है, इसको एक एक करके डिस्कस करके चल जाते हैं, आप लोग समझते रहना। ठीक है, सीजनल ड्यूटी क्या होता है? देखो सीजनल ड्यूटी होता है, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज फ्लो ड्यूटी। इट इज़ द एवरेज ड्यूटी फॉर ऑल क्रॉप्स यूजुअली सोन ड्यूरिंग क्रॉप सीजन्स। ठीक है, अब मान लो कि हमने बात किया था इससे पहले कि मान लो कि एक पर्टिकुलर क्रॉप एक सीज़न में, मान लो कि रबी है, रबी का सीज़न है ना। अब रबी में हम लोगों ने मान लिया कि एक पर्टिकुलर क्रॉप की बात कर रहे हैं, वेट की, तो वेट में जितना टोटल डेप्थ लगेगा उसको सिंपली हम लोग ड्यूटी कहते हैं ना, इसको सिंपली ड्यूटी एक पर्टिकुलर में। अब उस सीज़न में, उस रबी सीज़न में वेट लग रहा है, पल्सेस लग रहे हैं एंड ऑल दैट्स, और भी सारे क्रॉप्स हैं, उन पूरे का सम, उन पूरे का टोटल डेप्थ का सम जो है वो कहलाता है सीजनल ड्यूटी। मतलब एक पर्टिकुलर सीज़न में जो भी क्रॉप्स लगा उसमें जितना आपका क्या है, उसमें जितना आपका टोटल पानी आपने सप्लाई किया हेक्टेयर पर क्यूबिक में, दैट इज़ कॉल्ड सीजनल ड्यूटी। ओके, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। सीजनल ड्यूटी मतलब एक पूरे क्रॉप सीजन में जितने क्रॉप्स लगे हैं उस सारे के ड्यूटी। ठीक है, उसको कहेंगे हम लोग सीजनल ड्यूटी। ठीक है, तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। सिर्फ ड्यूटी की बात करेंगे तो एक किसी पर्टिकुलर क्रॉप की बात की जा रही है, सीजनल ड्यूटी की बात की जा रही है तो एक पूरे सीज़न में, मान लो रबी सीज़न है तो रबी सीज़न में जितने भी क्रॉप्स लगे हुए हैं सारे के क्या, सारे की बात की जा रही है, सारे की ड्यूटी के बारे में बात की जा रही है। ठीक है, अब सारे की ड्यूटी के बारे में बात का क्या मतलब है कि मान लो कि एक सीज़न है उसमें अभी मान लो कि अभी राइस लगा है, राइस के समय में और भी कोई क्रॉप्स लगा है, कॉटन है या और भी बहुत सारे क्रॉप्स लगे हैं, तो सारे का जो ड्यूटी है उस पूरे की ड्यूटी को जोड़ दिया जाएगा तो सीजनल ड्यूटी निकल जाएगा। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब देखो, अब कोर वाटरिंग क्या होता है, ये भी टर्म बहुत यूज़ होता है, कोर वाटरिंग। ठीक है, अब देखो कोर वाटरिंग मतलब होता है कि मान लो कि कोई भी लैंड्स है ना, लैंड है, अब ये लैंड जो है, अब ये लैंड जो है, अब लैंड में, अब इस लैंड में जितना भी आप पानी सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, उसके आफ्टर सोइंग द क्रॉप्स, ठीक है ना, देखो ये जो आपका है, मान लो कि आप क्रॉप को यहाँ पे लगा दिए, अब क्रॉप को लगाने के बाद में जो भी आप वाटर सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, क्रॉप्स के लगाने के बाद में जो भी आप वाटर इसमें सप्लाई कर रहे हो ये कहलाएगा आपका कोर पीरियड्स। मतलब इसके पहले हम नहीं लगाया, क्रॉप्स को लगा दिए उसके बाद जो पानी आप सप्लाई कर रहे हो, क्रॉप्स के लगाने से पहले ही पानी का सप्लाई किया जाता है, वो अलग चीज़ है। यहाँ पे क्रॉप्स का लगा दिया, क्रॉप्स के लगाने के बाद में जो भी आप पानी का सप्लाई कर रहे हो उस पूरे का समेशन जो होता है ये कहलाता है व्हाट,
ये जो होगा आपका ये होगा कोर पीरियड्स, क्रॉप्स को लगाए और उसके जस्ट बाद में, ठीक है, उसको कहेंगे हम कोर पीरियड। कोर वाटर इज द फर्स्ट वाटर अप्लाइड टू द क्रॉप्स आफ्टर सोइंग टू द क्रॉप्स। क्रॉप्स को लगा दिए उसके बाद में जो फर्स्ट वाटरिंग आप दे रहे हो उसको कोर वाटर कहेंगे हम लोग, ठीक है। दिस वाटर मस्ट बी अप्लाइड विद इन फिक्स लिमिटेड पीरियड, दिस पीरियड इज नॉन एज कोर पीरियड एंड द डेप्थ ऑफ वाटर अप्लाइड इज कॉल्ड कोर डेप्थ, है ना। समझ में आ गया ना। प्लांट को आप लगाए, प्लांट को लगाने के बाद जस्ट जो वाटर उसको दे रहे हो, ठीक है, प्लांट्स के अंदर में, उसको हम कहेंगे क्या, कोर पीरियड्स, ठीक है। और उस पूरे डेप्थ को कहेंगे, मान लो 10 सेंटीमीटर आप वाटर दिए, इसको हम लोग कहेंगे कोर डेप्थ, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, सो ये था हमारा। अब कोर वाटर के बारे में हम लोग समझे, ठीक है। अब ये लेक्चर्स थोड़ा लॉन्ग हो रहा है तो मैं इस लेक्चर को यहीं फिनिश करता हूँ, फिर नेक्स्ट के लेक्चर्स में जो बचे हुए पार्ट्स है उसको हम लोग कवर करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ तक हम लोगों ने कोर वाटर के तक पढ़ा है। कोर वाटर मतलब पहला वाटर जो वाटर में हम लोग उसके बोने के बाद देते हैं उसको कोर वाटर कहते हैं, और टोटल डेप्थ को हम लोग कोर वाटर डेप्थ कहते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो भी बचे हुए पार्ट्स हैं उसके नेक्स्ट के लेक्चर में हम कवर करेंगे, क्योंकि समझाना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। मैंने जैसे आपको समझाया और सीधे मैं बता नहीं सकता हूँ। तो कोर वाटर के बाद का जो नेक्स्ट हमारा सब टॉपिक्स है उसको आगे के लेक्चर्स में हम लोग कवर कर लेंगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस एंड आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, मैं सारे बच्चे को कह रहा हूँ, अगर नहीं समझ में आया तो आप मुझे बिल्कुल उसका कमेंट कर सकते हैं यहाँ पे सेक्शन में, या डाउट क्लियरिंग क्लासेस जब सेशन होगा तो वहाँ बिल्कुल आपको इसका सोल्यूशन प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। तो थैंक यू एवरीवन, स्टे ट्यून्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।